हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ वेस क्रेवन की एक हॉरर मूवी जो कि रीमेक है 1977 में आई हुई मूवी द हिल्स हैव आइज की। उस मूवी को डायरेक्ट किया था वेस क्रेवन ने। हॉरर में वेस क्रेवन एक बड़ा नाम है। उन्होंने स्क्रीम, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट को भी डायरेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर एजा ने। वेस क्रेवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है। कई लोगों को इस मूवी के बारे में पता ही नहीं है, जबकि ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। ओरिजिनल फिल्म से भी ज़्यादा अच्छी मूवी है। मुझे ज़रूर बताना आप में से किसने किसने इस मूवी को देखा है और कितने लोगों ने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है। अगर आप हॉरर फ़ैन हो तो ज़रूर इस मूवी को देखना है एक बार। ये फुल मूवी हिंदी में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। वीडियो को यह देखने के बाद में इस मूवी को एक बार खुद से ज़रूर देख लेना और एक्सपीरियंस करना कि ये मूवी कैसी है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच में यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन उनकी वजह से लोगों पर जेनेटिक साइड इफ़ेक्ट्स को गवर्नमेंट आज भी नाकार रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट को, जो कि मैक्सिको के न्यू डेजर्ट में कुछ सर्चिंग कर रहे थे, अचानक से उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आ जाता है और उनके सामने आकर वो मदद मांगने लगता है। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, एक डिफेक्टेड म्यूटेंट उनके सामने आकर पिकैक्स से उनको मार देता है और उनकी बॉडीज़ को उनके ट्रक के पीछे बांध कर ले जाता है। इसके बाद मूवी के इंट्रो में हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और हमें उसकी वजह से पैदा हुए जेनेटिक साइड इफ़ेक्ट के बच्चे को दिखाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक गैस स्टेशन को, जो कि डेजर्ट के अंदर ही था, उसके मालिक जेफ को जो कि अंदर सो रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो एक शॉटगन लेकर बाहर जाता है। वो किसी रूबी का नाम ले रहा था। रूबी को ढूंढते हुए वो गवर्नमेंट के एरिया में चला जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसके गैस स्टेशन के बाहर एक बैग रखा हुआ था। उसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं अब कोई काम नहीं करने वाला तुम्हारे वास्ते। वो उस बैग को वही छोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस बैग को अंदर ले लेता है और कोई उसे छुप कर देख रहा था। उस बैग में बहुत सारी कीमती सामान थे और उसमें उसे एक कटा हुआ कान भी मिलता है। उसी लड़की का कान था जिसका वो नाम ले रहा था और जिसका वो सामान था। बैग से मिली एक फ़ोटो से हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जेब उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता था और जेब उनका और साथ नहीं देना चाहता था और लालच की वजह से वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो सामान चेक कर रहा था कि तभी बाहर से एक फैमिली आ जाती है जो कि सैन डिएगो जा रहे थे। फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथेल, उनके बच्चे बॉब और ब्रेंडा और लीन का हस्बैंड डग और उसकी छोटी बच्ची कैथरीन। उनके साथ दो जर्मन शेपर्ड भी थे, ब्यूटी एंड द बीस्ट। कार में फ्यूल डलवाकर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी जेब उनसे कहता है कि हिल्स के बीच में से एक शॉर्टकट है जो कि मैप पर नहीं था। टाइम बचाने के चक्कर में बॉब वो शॉर्टकट ले लेता है जो कि उन्हें नहीं लेना था। उस पर चलते हुए उन्हें ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी कुछ हिडन स्पाइक्स की वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और उनकी कार क्रश हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि जेब उन म्यूटेंट्स का साथ कैसे देता था। ब्यूटी और बीस्ट ट्रेलर से निकलकर भाग जाते हैं। बॉब उन्हें लेने जाता है। बॉब भी सोच रहा था कि हाई टेम्परेचर की वजह से इस गाड़ी के टायर पंक्चर हुए होंगे। वहाँ मीलों तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उन्होंने अब तक वहाँ कोई कार देखी थी। बॉबी अपने कुत्तों को पकड़कर ले आता है, लेकिन कोई छुपकर उसका पीछा कर रहा था। उन्हें वहाँ पर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी बॉब डिसाइड करता है कि वो पेट्रोल पंप पर जाकर फिर से मदद लाएगा और डग वापस उसी रास्ते पर आगे जाएगा और बॉबी सब लेडीज़ के साथ वहीं पर रुकेगा। बॉब एक गन रख लेता है और एक गन बॉबी को भी देता है क्योंकि डग उसके साथ कोई गन रखना नहीं चाहता था। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाता है। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है जिसकी वजह से जर्मन शेपर्ड भाग जाते हैं। बॉबी उसके पीछे जाता है। उसका पीछा करते करते वो बहुत दूर चला जाता है। उसे वहाँ खून पड़ा मिलता है। वो खून का पीछा करता है और देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच में से फाड़ डाला था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और इसी बीच वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है और एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और यही है रूबी। वो बाकी म्यूटेंट्स की तरह नहीं थी। बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचा रही थी जो कि ऊपर बैठकर पैर खा रहा था।
डग चलते चलते एक बहुत बड़े क्रेटर तक पहुंच जाता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो पास जाकर चेक करता है लेकिन उसमें से कोई भी कार चलने लायक नहीं थी। उधर बॉब को गैस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। जेब को ढूंढते हुए वो अंदर पहुंच जाता है और उसे वही बैग दिखता है जिसमें कान रखा हुआ था। उसे वहाँ और भी कई सारे लोगों का सामान मिलता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी मिलती हैं और वो समझ जाता है वहाँ पर क्या चल रहा है। वो वहाँ खड़ी एक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी आउट हाउस में से उसे जेब की आवाज़ सुनाई देती है। वो कार से निकलकर उसे देखने जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है जेब शॉटगन से अपना सर उड़ा लेता है। बॉब जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन उस कार में ही एक म्यूटेंट छुपा बैठा था। वो बॉब को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है और उसे एक माइन में ले जाता है। उधर बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था, इसीलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। रूबी अभी भी उसके पास बैठी थी। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है लेकिन बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता, कहीं वो तीनों डर ना जाए। तभी बाहर कुछ हरकत होती है और बॉबी घबरा जाता है। वो उन तीनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। बाहर वो देखता है कि बीस्ट भी गायब था। तभी डग आ जाता है। डग कहता है कि आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉबी तब भी उसे कुछ नहीं बताता। डग कहता है कि बॉब अगर 12 बजे तक वापस नहीं आया तो हम लोग उसे ढूंढने जाएंगे और वो लोग आराम करने लगते हैं। डग और लीन कार में थे और बाकी सब ट्रेलर में थे। वो सभी सो जाते हैं लेकिन बॉबी उठा रहता है। वो बाहर निकलकर बीस्ट को ढूंढने लगता है और तभी प्लूटो नाम का म्यूटेंट उनके ट्रक के अंदर चला जाता है। वो ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को भी कुछ दिखाई देता है। वो जल्दी से जाकर डग को जगा देता है। वो सब कुछ बता देता है कि तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि बॉब था जिसे क्रूसीफाई कर म्यूटेंट्स ने कुछ दूरी पर जला दिया था। सब भागकर बॉब को बचाने जाते हैं और इसी बीच एक म्यूटेंट जिसका नाम लिजर्ड था वो ट्रेलर के अंदर घुस जाता है। बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ब्रेंडा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर ट्रेलर में चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि लिजर्ड उसकी बच्ची को पकड़ लिया था। वो उसकी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है कि तभी पीछे ईथल आकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि लिजर्ड उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर डग और विली भी ट्रेलर की तरफ भागने लगते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है कि तभी लीन एक स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देती है। इसके बदले में वो उसके गोली मार देता है। वो ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है। डग और बॉबी वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रेलर के अंदर जाते ही डग लीन को मरा हुआ देखता है। डग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी कैथरीन का ख्याल आता है और वो देखता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं थी। म्यूटेंट्स उसे अपने साथ ले गए थे। गॉगल उनके ऊपर दूर से नज़र रख रहा था कि तभी बीस्ट उसके ऊपर जाकर झपट ले देता है और ईथल अभी ज़िंदा थी, लेकिन वो भी देखते देखते मर जाती है। ईथल को मरा देखकर बॉबी उन्हें बाहर जाकर मारने के लिए ढूंढता है। किसी तरह डग उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी बाहर से उन्हें एक म्यूटेंट की आवाज़ आ जाती है। वो बाहर जाकर देखते हैं वो एक वॉकी टॉकी था जो कि बीस्ट लेकर आया था गॉगल के हाथों के साथ। सुबह होते ही डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को वापस लाने जाता है। बीस्ट उसे एक माइन की ओर ले जाता है। माइन के अंदर उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। बीस्ट उसे माइन से निकालकर दूसरी तरफ ले आता है जहाँ उस न्यूक्लियर टेस्टिंग का विलेज दिखाई देता है। दूसरी ओर बॉबी और ब्रेंडा म्यूटेंट्स को मारने के लिए वहाँ पर जाल बिछा रहे थे। डग उस विलेज में पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक घर में कैथरीन दिखाई देती है। वो उस घर में जाने लगता है कि तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है। नाम था सिस्ट। डग जल्दी से छुप जाता है। सिस्ट के जाने के बाद वो घर में घुस जाता है और अंदर वो देखता है बिग मामा को जो कि टीवी देख रही थी। वो किसी तरह उसे बचकर कैथरीन के पास चला जाता है और वहाँ से निकलने लगता है कि तभी बिग मामा उसे मारकर बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तब वो उसे आइस फ्रीज़र में पाता है जिसमें कई सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। किसी तरह उससे वो बाहर निकल जाता है और वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। वो उसे एक और म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम था बिग ब्रेन। उससे हमें इन म्यूटेंट्स के बारे में पता चलता है। वो बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था
वो यहाँ माइंस में आकर रह रहे थे, छुप गए थे यहाँ पर आकर। यहाँ माइंस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराकर, जिसकी वजह से वो जेनेटिक डिफॉर्म हो गए। डग उसे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक से प्लूटो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियां काट लेता है, लेकिन फिर भी डग किसी तरह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। फिश भी गन लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन डग छुपकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो पर बच्चे को मारने का ऑर्डर दे देता है, उसे भी मार देता है और हर घर में जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। और वहाँ उसे कई सारे डिफॉर्म बच्चे मिलते हैं, लेकिन कैथरीन का कुछ भी पता नहीं चलता। लिजर्ट कैथरीन को मारने लगता है, लेकिन वहाँ उसे एक पिगलेट मिलता है, क्योंकि रूबी पहले से ही कैथरीन को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। उधर बॉबी को मॉम डैड की डेड बॉडी कार से चोरी हो चुकी थी। वो उसे ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि जुपिटर उसे खा रहा था। जुपिटर उन सब म्यूटेंट्स का डैड था और उन्हें देखकर वो उनके पीछे भागने लगता है। बॉबी उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और वो किसी तरह ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है और वैसे ही ट्रेलर फट जाता है। लेकिन तभी लिजर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। डक किसी तरह उसे शूट कर देता है। रूबी डक को उसकी बेटी दे देती है। लिजर्ड फिर से खड़ा होता है और उन्हें गोली मारने लगता है। रूबी जल्दी से भागकर उसे चट्टान से नीचे ढकेल देती है और उसके साथ वो खुद भी नीचे जाकर मर जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो उनकी जैसी नहीं थी। इधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा था। तभी ब्रेंडा उसे पिकैक्स से ख़त्म कर देती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि डक, बीस्ट और कैथरीन के साथ वापस आ रहा था। वो दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा था। और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मूवी एकदम बेस्ट थी और परफेक्ट स्टोरी थी मूवी की, और डायरेक्शन भी मूवी का बहुत परफेक्ट था। और ये सब चीज़ें मिलाकर ये मूवी एक लेजेंड मूवी है। इसके बाद भी 2007 में इस मूवी का सीक्वल भी आया था और मैं वो भी जल्दी से जल्दी आपके सामने लाऊंगा। आप जैसा रिस्पॉन्स इस वीडियो को दोगे वैसे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे मैं ऐसा वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।